हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस पर एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। अब देखिए, मेंटेनेंस केस में कई बार पति के मन में होता है कि मेरे पास तो ये चीजें पत्नी के खिलाफ हैं, तो मैं इसे कब उपयोग करूं, कैसे उपयोग करूं और इसका मुझे क्या फायदा मिलेगा। इसी चीज पर यह एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो कि उन सभी लोगों को जानना आवश्यक है जिनका किसी भी धारा के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस चल रहा है। यहां पर पत्नी के पास उपलब्ध कुछ साधनों, कुछ आय के स्रोतों को कोर्ट ने किस प्रकार से कंसीडर किया, वो आपको जानने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा। और हां, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। और साथ ही आपके सब्सक्रिप्शन से हमको इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर लाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या झगड़े थे। सीधे मुद्दे पर आता हूं कि क्या मुद्दा था। देखिए, यहां पर पत्नी ने अपनी तरफ से एक भरण पोषण का वाद दायर किया था, जिसमें इंटरिम के रूप में पति को अपनी पत्नी को 50,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश हुआ था। पति ने इस आदेश को चुनौती दी थी। अब यहीं पर मेनली हमको देखना है कि पति ने जब चुनौती दी तो उसने अपने क्या तर्क रखे। और ये तर्क मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के होते हैं। मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग मिलने आते हैं जो कहते हैं, साहब जो मेरी पत्नी है वो काफी धनाढ़ परिवार से बिलोंग करती है, उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस है और उसकी बहनें भी नौकरी में है, भाई भी नौकरी में है, और हाँ, पत्नी के पास संपत्ति भी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जो पिता की प्रॉपर्टी है वो बेटी को ही मिलेगी। या कई बार होता है कि पिता ने कोई प्रॉपर्टी बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दी है, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके नाम पर आ गई है, जिसे बेच के उसने 50 लाख रुपए ले लिया है, या 30 लाख ले लिया है, 1 करोड़ ले लिए। या फिर कई बार ये होता है कि उसकी बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट है जिससे वो इंटरेस्ट ले रही थी, और जब केस स्टार्ट हुआ वो फिक्स डिपॉजिट उसने मैच्योर करवा ली, वो पैसा भी उसके अकाउंट में पड़ा, या कई बार उसके अकाउंट में बहुत बड़े लेन देन पड़े, और बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती हैं। अब ऐसी कुछ चीजों को पति ने भी बताया और कुछ दस्तावेज मान्य न्यायालय में प्रस्तुत करे। अब पत्नी का जो भरण पोषण का दावा है, कोर्ट ने यहां पर बोला कि इस दावे का आकलन पत्नी की वर्तमान कमाई की क्षमता और विवाह के समय जिस जीवन स्तर की उसे आदत थी, उसी जीवन स्तर को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि उसके मायके के परिवार की वित्तीय स्थितियों के आधार पर। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति स्वस्थ है तो उसे अपने आश्रितों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमाने में सक्षम माना जाता है, और पति इस मामले में जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहा है उससे उसके बेरोजगार होने के दावे का खंडन होता है। साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पर यह भी कह दिया कि जो पारिवारिक व्यवसाय है यदि पति का कोई, यानी परिवार का बिजनेस है, उस पर भी विचार किया जाएगा, उससे होने वाले मुनाफे और लाभांश पर भी विचार किया जाएगा, यदि पति उसमें रुचि रखता है या फिर पति का उसमें कोई हिस्सेदारी है। अब यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की तरफ से जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए थे, पत्नी को विरासत में मिली प्रॉपर्टी की बिक्री, एफडी की मैच्योरिटी या फिर अलग अलग लेन देन से संबंधित थे, जिसमें से कोई भी पत्नी की तरफ से रेगुलर इनकम यानी बार बार होने वाली आय को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया है, यानी जो पति था उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। अब दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझते हैं। जहां तक अब मेरी नजरिए की बात करो तो मेरे नजरिए से मुझे ये जो जजमेंट है ये प्रैक्टिकल और रीजनेबल नजर नहीं आता है, क्योंकि यदि पत्नी को विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली और उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो जाहिर सी बात है उस प्रॉपर्टी का पैसा उसके पास आया। अब वो कितना भी हो सकता है, 50 लाख, 30 लाख, मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, 1 करोड़, जितने की भी वो प्रॉपर्टी होगी, तो वो पैसा पत्नी के पास आया, उसके अकाउंट में आया, तो वो उसके आय का सोर्स क्यों नहीं है? क्या उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? या अगर वो उतने पैसे का इतने मोटे अमाउंट की एफडी करा लेगी उस पर उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? सेकेंड चीज, एफडी। एफडी का सिंपल फंडा क्या होता है कि केस डालने जाती हैं जब लड़कियां भरण पोषण का, तो मैक्सिमम मामलों में उन्हें सलाह दे दी जाती है या कुछ मामलों में अपने दिमाग से एफडी को मैच्योर करा लेती हैं। लेकिन एफडी बनी कैसे? यानी जाहिर सी बात है आपके पास कुछ इनकम होगी तभी आपकी एफडी बनी। और अगर आपकी एफडी है, मान लो किसी की 10 लाख की एफडी है, अगर वो उसको मैच्योर करा लेता है, वो पैसा उसके खाते में आता है, तो क्या वो उसकी इनकम नहीं है? या जब उसकी वो एफडी थी तब उसको उससे इंटरेस्ट आता था, वही इंटरेस्ट ना दिखे इसीलिए तो उसने मैच्योर करवाई, लेकिन वो जो पैसा है वो आज भी उसके खाते में पड़ा है। या इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े लेन देन कई बार निकल के आ जाते हैं, मेरे एक मामले में आया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, उसी आधार पर लड़की का मेंटेनेंस खारिज भी हुआ था कि भैया एक तरफ तो आपके पास खाने कमाने को पैसे नहीं है और दूसरी तरफ महीने में 5 लाख रुपए की आपके खाते से ट्रांजैक्शन होती है। कौन करता है? वो कहां से आता है वो पैसा? थोड़ा तर्क भी तो होना चाहिए। इस मामले की बात करें तो पति ने प्रॉपर्टी की बिक्री के कागज दिए थे कि पत्नी ने प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा उसके पास आया है।
एफडी के कागज दिए थे कि एफडी मैच्योर कराइए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि भैया ये बार बार होने वाली आय थोड़ी है। अगर एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है खाते में तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दूसरा आदमी 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है तो उसका मतलब है, क्योंकि उसे महीने के 20,000 मिल रहे। क्या यह आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि जितनी टोटल अमाउंट पत्नी के खाते में पड़ी है उस पर उसे कितना इंटरेस्ट आता है, या फिर अगर वो उसकी एफडी बना देती है, म्यूचुअल फंड में डाल देती है तो उसे कितना पर मंथ इनकम आएगी? इस पर भी तो विचार किया जाना बनता है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो तर्क नजर नहीं आया। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपके हो सकता है इस पर कुछ और विचार हो। बाकी आप लोग की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।